दोस्तों, एक फॉर्च्यूनर कार कहीं जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर थोड़ा सा जाम लगा हुआ था और जाम के कारण वह फॉर्च्यूनर कार वहां पर रुक जाती है। तो उस चौराहे पर कुछ महिलाएं भीख मांग रही थी। बड़ी गाड़ी को देखकर वह उसके पास आती हैं और उस गाड़ी वाले से भीख मांगने लगती हैं। गाड़ी वाला अंदर जो बैठा हुआ था उसका नाम सतेंद्र था और वह बहुत ही दयावान व्यक्ति था। वह अपनी गाड़ी का कांच नीचे करता है और उन सभी महिलाओं को 100-100 रुपये बांट देता है। उसके बाद सामने का जाम थोड़ा सा खुलता है तो वह अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर, गाड़ी आगे बढ़ाओ। तभी उसकी खिड़की पर एक और महिला दस्तक देती है और कहती है कि बाबूजी, आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। सतेंद्र जैसे ही उस महिला की तरफ देखता है तो उसे देखते ही पहचान जाता है कि यह तो उसकी वही तलाकशुदा पत्नी है जिसको 3 साल पहले उसने तलाक दिया था और तलाक के एवज में उसने 40 लाख रुपए भी दिए थे। अब वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये महिला भीख मांगने पर मजबूर हो गई। वो 40 लाख रुपए कहाँ गए और इसका अच्छा खासा घर परिवार था, वो लोग कहाँ गए? क्या हुआ था उस महिला के साथ जो वे वहाँ पर भीख मांग रही थी? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक सतेंद्र नाम का व्यक्ति रहा करता है जो काफ़ी पैसों वाला है। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बड़ा सा एक घर है। उसके घर में उसकी माँ है। पिताजी की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है तो वह अक्सर अपने काम के लिए बाहर जाया करता है। ऐसे ही किसी काम से वह 14 अगस्त 2015 को दिल्ली जा रहा था कन्नौज से। तो दिल्ली जाने के लिए वह अपने ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए बोलता है और उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वह अपने घर से चल देता है। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है जिसका नाम था छिबरा मऊ चौराहा। छिबरा मऊ चौराहे पर थोड़ा सा जाम लगा हुआ था और वहाँ जाकर ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा सा रोक लेता है। वह देखता है कि सामने थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। सतेंद्र भी कहता है कि भाई थोड़ी देर रोक लो, इतनी भी जल्दी क्या है, क्योंकि सतेंद्र बहुत ही दयावान व्यक्ति है। इसी वजह से वो सोचता है कि भाई आराम से ले लो, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, जाम खुल जाने दो, जब गाड़ी को चला लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, किसी को गाड़ी लग भिड़ जाए। ऐसा कहकर वो गाड़ी को रुकवाता है। तभी उसकी खिड़की पर कुछ महिलाएं दस्तक देने लगती हैं भीख मांगने के लिए। तो सतेंद्र उन महिलाओं को देखता है तो वह अपनी गाड़ी का गिलास नीचे करता है और उन सभी महिलाओं को अपने पर्स से 100-100 रुपये निकाल कर दे देता है। वह उन पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और इतनी ही देर में सामने का जाम खुल जाता है। सामने का जाम जैसे ही खुलता है तो सतेंद्र अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर, गाड़ी चलाओ, चलना है। और जैसे ही ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला होता है तभी उसकी खिड़की पर एक और महिला आकर दस्तक देने लगती है। कहती है कि बाबूजी, आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। लेकिन सतेंद्र जैसे ही उस महिला की तरफ देखता है तो वो देखते ही उसे पहचान जाता है कि यह तो उसकी वही तलाकशुदा पत्नी है जिससे उसका 3 साल पहले तलाक हुआ था और तलाक के एवज में सतेंद्र ने उसे 40 लाख रुपए भी दिए थे और अब वो यहाँ पर भीख मांग रही है। इस बात को देखकर सतेंद्र अपनी गाड़ी का ग्लास नीचे करता है तो वह महिला जो बाहर भीख मांग रही थी वह अपने सर को खिड़की के अंदर डालती है और कहती है कि बाबूजी, आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, मैं थोड़ा पीछे रह गई थी। सतेंद्र उस महिला की तरफ देखकर कहता है कि रूबी, तुम यहाँ ऐसे क्यों? तो रूबी सतेंद्र की तरफ देखती है और देखती है कि तुम सतेंद्र हो ना? तो वह कहता है, हाँ मैं तो सतेंद्र हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा खासा घर था, घर परिवार था और मैंने तुम्हें तलाक के एवज में 40 लाख रुपए भी दिए थे। फिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो तुम यहाँ पर भीख मांगने पर उतारू हो गई? रूबी मायूस से चेहरे से सतेंद्र को कहती है कि इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा। तो सतेंद्र उससे कहता है कि ठीक है, टाइम चाहिए तो तुम ऐसा करो, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और उसके बाद एक अच्छी सी जगह पर चलते हैं, वहाँ पर अपनी पूरी कहानी बताना। सतेंद्र अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर, जाके पीछे का दरवाज़ा खोलो और इस लड़की को बैठा लो। ड्राइवर जाता है, पीछे का दरवाज़ा खोलता है और रूबी झट से उस गाड़ी के अंदर चढ़ जाती है। यह चीज़ जैसी और लड़कियों को पता चलती है जो वहाँ पर भीख मांग रही थी, वह महिलाएं आपस में बातें करने लगती हैं कि भाई ये तो इसे बैठा कर ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कुछ गलत हो जाए। जैसे वो ये बात कर रही थी तो आस पड़ोस में जो भी दुकानदार थे, मार्केट के जो भी लोग थे, उन सभी के कानों तक ये बात पहुंच जाती है और वो लोग उस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अमीर ज़्यादा इस गरीब महिला को ले जाकर इसके साथ कुछ गलत कर दे। वो गाड़ी को घेर लेते हैं। सतेंद्र उतरता है, उसके साथ रूबी उतरती है और वो लोग उन लोगों को समझाते हैं कि हम लोग पति पत्नी थे, हमारा कुछ दिनों पहले तलाक हो चुका था। इसके बाद वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और सतेंद्र रूबी को बिठाकर अपने साथ एक 5 स्टार होटल में ले जाता है।
वहाँ जाकर अपने ड्राइवर को भेजकर रूबी के लिए एक अच्छी सी साड़ी मंगाता है और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। खाने का सामान आ जाता है, वो लोग बैठकर खा रहे थे। इतनी ही देर में ड्राइवर कुछ साड़ियाँ लेकर सतेंद्र के पास आ चुका था और सतेंद्र उस साड़ी के लिफाफे को रूबी को देते हुए कहता है कि रूबी ये लो और इसे लेकर वॉशरूम में जाओ और अच्छी तरह से नहा धोकर इसे पहन लो। रूबी उस लिफाफे को लेती है और वॉशरूम के अंदर अच्छी तरह से नहाती है और नहाने के बाद उस साड़ी को पहनकर सतेंद्र के सामने आ जाती है। सतेंद्र जैसे ही रूबी को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वह देखता है कि इसकी खूबसूरती तो उतनी ही है, केवल ये तो हालातों की मारी हुई है। अब इसके बाद रूबी उसके पास बैठती है और सतेंद्र उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, अभी तो तुम इसी होटल के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक रूम बुक करता हूँ, तुम इस रूम में रहो, मैं वापस आऊँगा जब अपने काम को करने के बाद, तब मैं तुमसे बात करूँगा। लेकिन रूबी उससे कहती है कि मैं इस होटल में क्यों रुकूँगी, मैं अपने कमरे पर चली जाऊँगी, मैं यहीं पर रहा करती हूँ। तो उसे कुछ एड्रेस बताकर रूबी उससे कहती है कि तुम जाओ अपना काम कर आओ, उसके बाद हम लोग फिर दोबारा से मिलेंगे और जब तुम्हें मैं कहानी सुना दूंगी। रूबी की शक्ल पर मायूसी साफ झलक रही थी। वह अपने पति से इस बात को कहने में पूरी मायूस हो गई थी। अब इसके बाद सतेंद्र को कुछ काम था तो सतेंद्र अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से अपने काम को करने के लिए दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली जाने के बाद सतेंद्र के दिमाग में केवल रूबी ही घूम रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर बात क्या है जो ये यहाँ पर भीख मांगने लगी। इसको मैंने 40 लाख रुपए दिए थे, अगर ये उनको बैठकर भी खाती तो भी इसको कम से कम उनको खाने में 10-15 साल तो लग ही जाते। लेकिन 3 साल के अंदर इसने ऐसा क्या किया कि 40 लाख रुपए भी ख़त्म हो गए और इसका घर परिवार काफ़ी अच्छा खासा था और वो भी इसका साथ नहीं दे रहा। इस चीज़ को सोच सोच कर सतेंद्र को रात भर नींद नहीं आती। इधर जो रूबी है वो भी अपने पति के बारे में सोच सोच कर करवटें बदलती रहती है। अगला दिन होता है। अगला दिन सतेंद्र अपने काम को करने के बाद वापस लौटता है, लेकिन जो एड्रेस रूबी ने बताया था सतेंद्र उसे भूल चुका था। तो वह अब जाए तो कहाँ जाए, उसे जगह पता नहीं थी। इस वजह से वो उसी चौराहे पर जाता है जहाँ पर रूबी उसे पहली बार मिली थी और वहाँ पर उन महिलाओं में देखता है तो थोड़ी देर बाद उसे रूबी वहाँ पर भीख मांगती हुई मिल जाती है। इसके बाद जैसे ही वो सतेंद्र को देखती है तो आकर उसके पास आ जाती है और पास आने के बाद सतेंद्र उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम रहती कहाँ हो। तो रूबी सतेंद्र को बताती है कि मैं किराए का कमरा लेकर उसके अंदर रहा करती हूँ। तो सतेंद्र कहता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। तो वो उस जगह से थोड़ी ही दूर था। तो सतेंद्र को रूबी अपने कमरे पर ले जाती है। सतेंद्र वहाँ जाकर कमरे के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि एक छोटा सा बेड है, मैला कुचैला सा बिस्तर वहाँ पे लगा हुआ है और दीवारों से पेंट उखड़ा पड़ा है और कमरे की जर्जर हालत है। और उस कमरे के अंदर एक तस्वीर टकी हुई है बेड के ऊपर जिसमें रूबी और सतेंद्र का शादी वाला फ़ोटो था। उन सभी चीज़ों को देखकर सतेंद्र रूबी से कहता है कि चलो वो सब तो ठीक है, तुम यहाँ रहती हो, लेकिन तुमने ये मेरी तस्वीर क्यों लगाई हुई है, जबकि हमारा कानूनन तौर पे तलाक हो चुका है। जो पैसे कोर्ट ने निर्धारित करे थे हमारे जुर्माने के वो भी मैं भर चुका हूँ, तुम्हें 40 लाख रुपए दे चुका हूँ, लेकिन अब भी तुमने ये मेरी और अपनी तस्वीर यहाँ पर क्यों लगा रखी है। रूबी इस बात को सुनकर मायूस हो जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है सतेंद्र से कि तलाक तो हो चुका है, लेकिन ये तलाक मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, मेरे मायके वालों की मर्जी से हुआ था। अब इसके बाद सतेंद्र इस बात को जानने के लिए और ज़्यादा उतारू हो जाता है। वह रूबी को सांत्वना देता है, उसे सहारा देता है, उसे शांत कराता है और उसे एक जगह उसी कमरे के बेड पर बैठा देता है। तो अब रूबी अपनी बात सतेंद्र को बताने लगती है। वह बताती है कि मेरा तुम्हारा जो रिश्ता हुआ था उस रिश्ते के टाइम से ही मेरे जीजा की नज़र तुम्हारी प्रॉपर्टी पर थी। जिस दिन तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पे मेरे जीजा और मेरे मायके वाले गए थे तो मेरे जीजा की नज़र तुम्हारी प्रॉपर्टी पर टिक गई थी और वो सोचता था कि क्यों ना इसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा ले लिया जाए। इस चीज़ को सोचकर मेरे जीजा ने तुमसे मेरा रिश्ता करवाया और मेरे मायके में भी सबसे ज़्यादा मेरे ही जीजा की चला करती थी, यानी कि उसकी बड़ी बहन का पति जो था उसने उसका रिश्ता करवाया सतेंद्र के पास, क्योंकि सतेंद्र इकलौता लड़का था अपने घर का और उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, बड़ा ही आलीशान बंगला था, कई कई गाड़ियाँ थी और उसका पिता नहीं था। दोस्तों अब इस बात को देखते हुए रूबी का जीजा उस घर में रिश्ता तय कराता है उसके माता पिता के साथ और रिश्ता तय करने के बाद उसी घर में सतेंद्र के साथ रूबी की शादी करवा दी जाती है। अब शादी के बाद रूबी और सतेंद्र एक साथ बड़ी अच्छी तरह से रहा करते, हंसी खुशी, उन्हें कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत आपस में नहीं थी, क्योंकि सतेंद्र एक नेक दिल और ईमानदार लड़का था और वह बहुत ही ज़्यादा दयावान भी था
और सतेंद्र की जो माँ थी वो ज़्यादातर बीमार रहा करती थी और उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो वह अपनी बहू पे बड़ा ही लाड किया करती, उससे प्यार से बात किया करती और घर में काम धंधा करने के लिए कई नौकर चाकर थे। तो यहाँ पे कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी जिससे कोई कलेश का माहौल बन सके, ना ही सतेंद्र के अंदर कोई गंदी आदतें थी। तो इस वजह से उनका परिवार हंसी खुशी रहा करता है। लेकिन धीरे धीरे रूबी अपने ससुराल वालों से जैसी बात करती है तो वो लोग उसे उल्टा सीधा भरने लगते हैं। उसे कई बातों पर ऐसे बहका दिया करते कि भाई तू ये कर, ये मत कर, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। क्योंकि सतेंद्र की पत्नी रूबी के मायके में उसके जीजा की चला करती थी और उसका जो जीजा था वो बड़ा ही लालची और बहुत ही मक्कार किस्म का इंसान था। इसी वजह से वो परिवार वालों को सिखा पढ़ा देता है, कहता है कि रूबी का सतेंद्र से तलाक करवाओ और तलाक के एवज में मोटी रकम ऐंठेंगे सतेंद्र से, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत सारा अच्छा खासा पैसा है उसके पास। इसी चीज़ को लेकर पूरे परिवार वाले, रूबी की माँ, रूबी का भाई और रूबी का जीजा रूबी को उल्टा सीधा सिखाया करते हैं और उस सीख को मानकर रूबी अपने पति से बार बार झगड़ा किया करती है। इसी तरह से एक दिन ये झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और ज़्यादा बढ़ने के कारण रूबी अपने ससुराल से रूठकर अपने मायके में चली जाती है। वहाँ पे रूबी के मायके वाले रूबी को फोर्स करते हैं सतेंद्र से तलाक लेने के लिए और इसी फोर्स के चलते रूबी और सतेंद्र का तलाक हो जाता है। कोर्ट में जुर्माने के तौर पर 40 लाख रुपए सतेंद्र को रूबी को देने थे, ऐसा उसके जीजा के कहे अनुसार तय किया जाता है। अब रूबी और सतेंद्र दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सतेंद्र 40 लाख रुपए एक साथ रूबी के अकाउंट में डलवा देता है। अब रूबी के अकाउंट में 40 लाख रुपए आ चुके थे। कोर्ट के आदेश अनुसार वे पैसे रूबी के अकाउंट में ही जमा किए जाते हैं। अब रूबी का जो जीजा है उसके दिमाग में चलता है कि भाई इन पैसों को कैसे निकाला जाए, कुछ ना कुछ तो किया जाए। वह रूबी के पास आता है और उसे तसल्ली देता है और कहता है कि रूबी कोई बात नहीं, तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना घर बनाना होगा अपनी ज़मीन लेकर, क्योंकि तुम तलाकशुदा हो और तुमसे कोई घर के लालच में ही शादी कर सकता है क्योंकि तुम तलाकशुदा हो। इस बात को कहकर रूबी के अकाउंट से 20 लाख रुपए की ज़मीन उसका जीजा अपने नाम पर खरीद लेता है। अब इसके बाद रूबी के अकाउंट में 20 लाख रुपए बचे थे तो रूबी के जीजा की नज़र उन पैसों पर भी बन जाती है। वह रूबी से कहता है कि मकान बनाने के लिए अब पैसे लगेंगे तो तुम ऐसा करो, कुछ पैसे निकाल कर दे दो। और थोड़े थोड़े करके रूबी का जीजा उन सभी पैसों को निकाल कर उस जगह पर, जो जगह उसने खरीदी थी, एक मकान बना देता है। अब इसके बाद धीरे धीरे जो रूबी का भाई था उसकी भी शादी हो जाती है और शादी के बाद जो रूबी की भाभी आती है वो बहुत ही बेकार औरत थी और वह रूबी से बहुत ज़्यादा घृणा किया करती। वह रूबी को बार बार ताने दिया करती और कहा करती कि तुझे तेरे पति ने ही नहीं रखा तो तुझे हम क्यों रखे, ऐसा कहा करती है। एक दिन रूबी और रूबी की भाभी के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है और इस कहासुनी को लेकर रूबी की भाभी एक बड़ा बतंगड़ बना देती है और रूबी को अपने घर से निकलवा देती है। रूबी की माँ और रूबी का भाई उसकी भाभी की चाल में आकर रूबी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। अब रूबी घर से बाहर निकलती है तो वो सोचती है कि क्यों ना उस मकान के अंदर रहा जाए जो मैंने अपने पैसों से बनाया था, जो पैसे मुझे सतेंद्र ने दिए थे। अब अपने माँ के घर से वो अपने उस घर के लिए चल देती है। घर थोड़ी ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहाँ वो जैसे ही पहुँचती है और यह बात जैसे ही उसके जीजा को पता चलती है तो जीजा वहाँ से भी उसको निकाल देता है और कहता है कि ये जगह तो मेरे नाम है और ये मकान मेरा है, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब रूबी समझ चुकी थी सभी की चालों को, तो अपने मन के अंदर बार बार पछताती है और सोचती है कि मैंने अपने पति को क्यों छोड़ा। हालांकि वे छोड़ना तब भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपने घर वालों के बहकाए में आकर उसने ये सब कुछ कर दिया। अब इसके बाद वह दोबारा सतेंद्र के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उससे उसने 40 लाख रुपए जो ले लिए थे और कोर्ट के जरिए उन दोनों का तलाक हो चुका था। तो वह इधर उधर भटकने लगती है। भटकती भटकती वह उस चौराहे पर पहुंच जाती है। वहाँ पर कुछ महिलाएं भीख मांग रही थी। उन महिलाओं के साथ वो मिलती है, उनसे बातें करती है और उन्हें अपनी कहानी बताती है। उसकी कहानी को सुनकर वे महिलाएं उसे सहारा देती हैं और कहती है कि तू आज से हमारे साथ ही रहा कर और हमारी तरह ही अपना जीवन व्यापन किया कर। रूबी को एक किराए का कमरा दिलाया जाता है जो काफ़ी सस्ता था और काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में था। रूबी उस किराए के कमरे में रहकर अपने पति का एक फ़ोटो निकलवाती है भीख के पैसों से और उसको उस कमरे के बेड के ऊपर टांग देती है और उसी कमरे के अंदर रहकर वहाँ पर भीख मांगा करती है। ये पूरी कहानी जैसे ही रूबी सतेंद्र को सुना रही थी तो इस कहानी को सुनकर सतेंद्र की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि सतेंद्र का हृदय बहुत ही कोमल था, बहुत ही ज़्यादा दयावान था।
अब इसके बाद रूबी सतेंद्र से कहते हैं कि अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने घर वालों के शिकायत में आकर तुमसे तलाक ले लिया। इसके बाद सतेंद्र कहता है कि नहीं, अब तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ और आज के बाद तुम इस चौराहे पर भीख मत मांगना। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे घर का खर्च चलाने के लिए, उतने पैसे मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। तो सतेंद्र अपने जेब से करीबन 10,000 रुपये निकाल कर रूबी को देता है कि अभी के लिए तुम इन पैसों को रखो और हर महीने मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। ऐसा कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था, तभी रूबी पीछे से जाकर उसके पैरों को पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोकर उससे कहने लगती है कि सतेंद्र, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो भी हुआ बड़ी गलती हो गई। तुम ऐसा करो, मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते तो एक बार मेरी सासू माँ से बात करा दो, क्योंकि रूबी की सास रूबी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती और सतेंद्र ने उसे बताया था रूबी को कि उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा याद किया करती है। काफ़ी दिनों तक उसने याद किया, लेकिन जब उसे पता चल गया कि रूबी नहीं आने वाली तो उसके बाद वो थक हार कर चुप बैठ गई। तो रूबी सतेंद्र से कहती है कि तुम ऐसा करो, एक बार सासू माँ से मेरी बात करा दो। तो सतेंद्र अपना मोबाइल निकालता है, अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि माँ, रूबी मिल गई, वो आपसे बात करना चाहती है। तो सतेंद्र की माँ उधर से एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ बेटा, बहू को फ़ोन दो। तो रूबी को फ़ोन दिया जाता है। रूबी रो रो कर अपनी सास से कहती है कि माँ जी, इनसे कह दो कि ये मुझे माफ़ कर देंगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं इनके साथ आना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे साथ नहीं लेकर आ रहे। तो सतेंद्र की माँ कहती है कि मेरे बेटे को फ़ोन दो। वह सतेंद्र से बात करती है और उससे कहती है कि बेटा ऐसा कर, तू बहू को जल्द से जल्द घर ले आ। उसके बाद अपनी माँ के कहे अनुसार सतेंद्र रूबी को अपने साथ बिठाता है और उसी कार में लेकर अपने घर पहुँच जाता है। घर जाकर वह उसे गाड़ी से उतारता है तो वह देखती है कि यह उसका वही घर है जिसे कुछ दिनों पहले उसने छोड़ दिया था और एक तरह से तबाह कर दिया था। वह गेट के ऊपर जाती है और चौखट से अपना माथा लगाती है और उस घर के अंदर एंट्री करती है। वह देखती है कि उसकी सास जो बीमार रहती है अक्सर, वो आज खटिया से खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी और जैसे ही रूबी उसे दिखाई देती है तो वो एक दूसरे के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रूबी कहती है कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी रूबी की सास कहती है कि बेटी ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, गलती इंसान से ही होती है। तभी सतेंद्र अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये घर में रखने लायक तो नहीं है, लेकिन तुम फिर भी इसे यहाँ क्यों रख रही हो। तो वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते और गलतियाँ किससे नहीं होती, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और एक गलती अगर हमारी बहू से हो गई तो क्या हुआ। ऐसा कहकर वो रूबी को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं दोनों माँ बेटे और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी उसी घर के अंदर रहा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।